बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, अब आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स इसको पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को पढ़ेंगे और फिर रिएक्शंस ऑफ अल्केन इनको पढ़ेंगे। ये आज की ना इंफॉर्मेशन ज्यादा, हाँ कॉन्सेप्ट भी हैं इनमें। चले हम आगाज करते हैं और तेजी से इन चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले मेरे पास है फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट, when I say the physical states, it means liquid, solid और गैस। यानी नॉर्मल कंडीशन पर अल्केन्स किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। मैं इसमें तीन बातें करूंगा। पहली बात मैं ये करूंगा कि जो आपके पास अल्केन्स है ना, C1 से C4 तक, ये फर्स्ट फोर मेंबर, आई मीन मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। मैं पहले इनकी फिजिकल स्टेट की बात करूंगा, फिर मैं C5 से लेकर, C5 क्या हो गया, पेंटेन, पेंटेन से लेकर C17 तक। C17 क्या होता है, 7 को हम कहते हैं हेप्टा, हेप्टा, और 10 को क्या कहेंगे, डीकेन, डीकेन, DECANE, डीकेन, हेप्टा डीकेन। तो पहले मैं फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, इनकी फिजिकल स्टेट, फिर C5 टू C17 यानी पेंटेन से हेप्टाडिकेन तक जो अल्केन है उनकी फिजिकल स्टेट, और लास्ट में मोर देन ग्रेटर देन C18 यानी कार्बन 18 से ऑनवर्ड C19 20 उनकी फिजिकल स्टेट। अब याद है एक बात आपसे ध्यान में रखनी, ये जो मैं फिजिकल स्टेट डिस्कस करूंगा ना अल्केन्स की, ये मैं स्टेट चेन अल्केन की बात करूंगा, मैं अनब्रांच अल्केन की बात करूंगा, उनकी मैं फिजिकल स्टेट। जब ब्रांचिंग आती है ना तो फिजिकल स्टेट जो है वो अफेक्ट होती है, तो मैं स्टेट चेन उनकी बात करूंगा। अच्छा, जो फर्स्ट फोर मेंबर हैं अल्केन फैमिली के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दे आर कलरलेस एंड अडोरलेस गैसेस, अडोरलेस गैसेस। अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट फोर मेंबर जो है दे आर द गैसेस। इसमें ना मीथेन भी आती है, इथेन भी आती है, प्रोपेन भी आती है, ब्यूटेन भी आती है, यानी इसमें नेचुरल गैस शामिल है, नेचुरल गैस वो शामिल। अब आ जाओ C5 टू C17, ये दे आर कलरलेस एंड अडोरलेस लिक्विड्स। आप इसमें ना, इसमें तो बहुत सारे आते हैं, इसमें तो गैसोलीन पेट्रोल भी आता है, इसमें कैरोसिन ऑयल भी आता है, मट्टी का तेल, इसमें गैस ऑयल डीजल भी आता है, इसमें तो बहुत सारे वो सारे लिक्विड्स हैं। ये जो गैसोलीन है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, ये सारे के सारे अल्कीन्स हैं, ये सारे अल्कीन्स हैं और ये इस रेंज में आते हैं, सो दे आर द लिक्विड्स। अच्छा, अगली बात, मोर देन सी। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर वो पेट्रोल में से तो स्मेल आती है, वो तो हमें पता चलता है, जहां भी पेट्रोल एवेपोरेट हो रहा हो तो हमें पता चलता है पेट्रोल एवेपोरेट, तो आप कहते हैं दे आर द अडोरलेस। उसमें से वो जो उसमें से स्मेल आती है ना, वो अल्केन की वजह से नहीं है, वो उसमें जो इंप्योरिटीज डालते हैं उसकी वजह से आती है, ये ध्यान में रखना है। कुछ इंप्योरिटीज भी डालते हैं ना ताकि उसके ऑक्टेन नंबर को बेहतर किया जाए, ताकि उसको एज ए फ्यूल बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब C18 यानी 18, दे आर द कलरलेस, C18 से ज्यादा, दे आर द कलरलेस एंड अडोरलेस वैक्सी सॉलिड्स। इसमें सारे के सारे वही पैराफिन्स आ जाता है, ग्रीसेस आ जाता है, असफॉल्ट आ जाते हैं, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। दे आर द वैक्सी सॉलिड्स। अब यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें ना, तो जैसे जैसे अल्केन्स में कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। कार्बन चेन की लेंथ कम, 4 कार्बन तक गैसेस, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ गई 5 से 17 तक, दे आर द लिक्विड्स, और बढ़ गई दे आर द, क्यों? जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होती है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होती जाएंगी तो आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, सॉल्युबिलिटी। आपने एक रूल पढ़ा है, और रूल क्या है? रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है और नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। पहली बात ध्यान में रखना कि ये जो अल्केन्स होते हैं ना,
दे आर नॉन पोलर और वीकली पोलर, नॉन पोलर और वीकली पोलर। मैंने क्या कहा, अल्केन्स, अल्केन्स के बारे में ये अहम बात है। अल्केन्स, अल्केन्स आर नॉन पोलर, नॉन पोलर, और या जो हायर अल्केन होते हैं, जो हायर, जिनका मोलेकुलर मास बहुत बड़ा होता है, ज्यादा होता है, और वीकली 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 पोलर, थोड़े बहुत पोलर होते हैं, ना होने के बराबर। अब अगर नॉन पोलर हैं तो ये वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज वाटर इज द पोलर एंड दे फ्लोट्स ऑन द वाटर, पानी के ऊपर तैरेंगे। हां, अगर ये नॉन पोलर है तो फिर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि अल्केन्स आर, अल्केन्स दे आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते, बिकॉज वाटर इज अ पोलर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, एक होती है हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफोबिक। तो अल्केन जो होते हैं ना, अल्केन्स दे आर हाइड्रोफोबिक, फोबिक, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिया मीन डरने वाले, दूर भागने वाले, यानी वाटर के साथ ये अफिनिटी, अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करते। और आपने देखा ना, वाटर में इमिसिबल होते हैं, दे फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये जो ये सारे के सारे पेट्रोल है, डीजल ऑयल वगैरह, ग्रीसेस वगैरह पानी में हल नहीं होती, ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते। क्यों पानी में हल नहीं होती? क्योंकि वाटर इज पोलर, दे आर द नॉन पोलर। व्हाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। वाटर की डेंसिटी 1 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। हर वो सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी, दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे अल्केन्स। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखनी। एक और बात, अगर पानी में हल नहीं होते तो किस में ये सॉल्युबल होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सर जी कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हमें बता दें। वी हैव अ लॉट ऑफ लॉट, बेंजीन, ethers, we have CCl4, carbon tetrachloride, and many more. These are non-polar solvents and alkanes are soluble in. एक बात याद रखना कि जैसे जैसे अल्केन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, उनकी इनमें सॉल्युबिलिटी कम होती है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने क्या कहा? solubilities of alkenes डिक्रीजेस, कम होती है विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मास। मैं मोलेकुलर मास लिख देता हूं। क्यों जी? क्यों? वजह, जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ता है ना, मोलेकुलर मास बढ़ता है, वैसे वैसे इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी आती जाती है। जितना मोलेकुलर मास ज्यादा होता जाएगा उतनी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, और जब पोलैरिटी बढ़ेगी तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। फिजिकल कांस्टेंट मैं बुनियादी तौर पर यहां 3 चीजों का जिक्र करूंगा, लेकिन एक तो मैं अलग हेडिंग के तौर पर। फिजिकल कांस्टेंट्स में ना आपके पास आएगा बॉइलिंग पॉइंट, फिलहाल मैं लूंगा, मैं डेंसिटी की बात करूंगा, और मैं फिर आगे चल के मेल्टिंग पॉइंट, वो अलग से हेडिंग में बनाता हूं मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल, वो तो हमें पता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ऑल दीज आर फिजिकल। तो फिजिकल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट कहते हैं वो चीज जो चेंज ना हो। एक मैं अहम बात आपको बताता हूं बेटा जी, ये जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है ना, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये जब मैं कहता हूं ना कैरेक्टरिस्टिक, इस लफ्ज को समझा करो, यानी सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो किसी और कंपाउंड का नहीं है। मेरे पास सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्योर की मैं बात कर रहा हूं। आपके पास ना 5 कंपाउंड पड़े, अननोन, पता नहीं कौन से हैं, तो आप वो मुझे से कहते सर बताएं इन 5 में से सोडियम क्लोराइड कौन सा है? तो मैं देखूंगा उनका कलर सारे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अच्छा, अब इनमें सोडियम क्लोराइड क्या होता है? मैं उन सब का मेल्टिंग पॉइंट लूंगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, दैट इज अ सोडियम, वो सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट की बात करें,
मेरे पास 3 लिक्विड पड़े, मुझे नहीं पता, वो बताते हैं जी पता नहीं ये कौन सा कौन है। आपने बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे बात करनी, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 78 है, मैं कहूंगी ये एथेनॉल है। एक का 80.1 मैं कहूंगी ये बेंजीन है। एक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैं कहूंगी ये वाटर है। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस। यानी ये इन सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है। जब फिक्स आती है तो हम लफ्ज क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स। यानी अच्छा, अब ना पहली बात आ गई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अब याद रखना, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट में एक फार्मूला आपको देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास मैंने इकट्ठी एक बात लिख दी, इकट्ठी, वजाहत अलग हो सकती है, रिलेशन सेम ही। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, कार्बन चेन उसका मोलेकुलर मास बढ़ता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो क्या होता जा रहा है, मोलेकुलर मास बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मोलेकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, ये ज़हन में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीथेन से इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इथेन से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। और कहा जाता है, हमारी बुक कहती है कि जब CH2 इंक्रीज आती है, जब आप मीथेन से इथेन में आते हैं तो CH2 इंक्रीज आ रही है स्ट्रक्चर में, तो आप बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बुक कह रही है, इतना बढ़ जाता है। फॉर ईच CH2 इंक्रीज इन मोलेकुलर मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर एक 150 है तो वो 180 हो जाएगा या 175 हो जाएगा, इतना बढ़ता है। एक तो ये बात क्यों बढ़ता है, बहुत आसान सी बात है, जब 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 मोलेकुलर मास बढ़ता है तो चेन बढ़ती जाती है। अब जितनी कार्बन लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी कार्बन के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ती है। अब एक बात याद रखना कि ये जो अल्कीन्स होते हैं ना, अल्कीन्स, मैं बॉइलिंग पॉइंट को स्पेसिफिक, अल्कीन्स जो होते हैं ना बेटा जी, अल्कीन्स आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है हम उन्हें कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, या बाज बुक्स में वैन डर वॉल्स फोर्सेस हम इन्हें कहते हैं। दोनों में से जो मर्जी लफ्ज बोलो। तो अल्केन्स नॉन पोलर है और उनमें ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, अट्रैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। ओ मैंने कई बातें बताई, क्या ये किस पे डिपेंड कर रही है, साइज पे या दूसरे अल्फाज में चले शेप पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस, अगर मैं ना इन सब बातों को इकट्ठा कर लूं, साइज और शेप, तो ये हमें ना सरफेस एरिया की तरफ ले जाते हैं। सरफेस एरिया तो जितना सरफेस एरिया बड़ा होता है उतनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जितना सरफेस एरिया कम होता जाएगा उतनी अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सरफेस एरिया इन चीजों से बनता है। मैं ना दो बातें आपके सामने करता हूं, जरा सुनना। पहले मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा मैं आपसे पूछूंगा। मेरे पास ना एक एग्जाम्पल है मेरे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, एक होता है एन ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। ये दो हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसका फार्मूला, एन ब्यूटेन फार्मूला C4H10, आइसोब्यूटेन फार्मूला C4H10। इसका मतलब है इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। ये स्ट्रेट चेन है और इसमें एक ब्रांच आ जाती है। अब ना यानी दोनों ये आइसोमेरिक अल्केन है। क्या बोला, आइसोमेरिक, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ, ये चेन आइसोमर है, आइसोमेरिक अल्केन। अब बॉइलिंग पॉइंट देखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एन ब्यूटेन का, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट कह रहा हूं, चलो मैं बीपी लिख देता हूं, और बीपी, और इसका बॉइलिंग पॉइंट -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा जी बताओ दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, नेगेटिव को ज़हन में रखना है,
तो ये ऊपर वाला 0.5 ज्यादा है और ये क्या है, कम है। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये दोनों जो है, दोनों का मोलेकुलर, पहले मैं ऊपर क्या बात कर रहा था, जिसका मोलेकुलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब अगला सवाल क्या आ गया, इन दोनों का मोलेकुलर मास तो सेम है, तो अब कैसे पता चलेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो मैंने आपके पास, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी एन ब्यूटेन वाला उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों ऐसा क्यों? देखो ये मेरे पास ना एन ब्यूटेन है, मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूं, मैं सिर्फ कार्बन ड्रॉ करूंगा, खुदारा कार्बन में लिख रहा हूं और मुझे ना कार्बन ही लिखने दो, इजाजत दो, हाइड्रोजन नहीं लिखे जाते, टाइम नहीं इतना। ये एन ब्यूटेन 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन, ये एक और एन ब्यूटेन, ये 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन, इट्स ओके। अब इनके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसे मैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहता हूं। लार्ज सरफेस एरिया ज्यादा, स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। सरफेस चेन, कार्बन चेन की लेंथ बड़ी, कार्बन चेन की लेंथ बड़ी, सरफेस एरिया ज्यादा, स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये ज्यादा है। इसके बराबर अब आइसो को ले लो, एक ब्रांच आ गई, आइसो में ब्रांच आ गई, कार्बन कार्बन कार्बन, एक ब्रांच, ये एक मॉलिक्यूल, आइसोब्यूटेन, कार्बन कार्बन कार्बन, एक ब्रांच, आइसोब्यूटेन। दो प्रॉब्लम आ गई। एक, अब सरफेस एरिया कम हो गया, ब्रांच आने से ये ब्रांच आ गई, ब्रांच आने से ये सरफेस एरिया ज्यादा था, अब सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो गया, सरफेस एरिया कम। पहले 4 जगहों पे दोनों मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रही थी, अब सिर्फ 1 2 3, सरफेस एरिया कम हो गया तो साइट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन भी कम हो गया। दूसरा, डिस्टेंस बढ़ गया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए ब्रांच की वजह से, इससे भी सरफेस एरिया कम होने से और डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगी, वीक होगी। तो इसका मतलब है यहां पे वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब जब वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन पैरामीटर्स के बेस पे आपने आंसर देना। चलो जरा मुझे एक और बात बताओ, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ना पेंटेन लेता हूं, जरा गौर से जवाब देना। मेरे पास ना पेंटेन, एक मैं यू बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आपके आंसर ये क्या है, 1 2 3, ये कार्बन एटम है 5, स्ट्रेट चेन, 1 2 3, ये 3 ये 4, यहां एक ब्रांच बना दो। अच्छा, ये बन गया एन पेंटेन, ये बन गया आइसोपेंटेन। अच्छा नेक्स्ट आप तो यू ले लो, 1 2 3, ये 4 ये 5, ये मैंने पेंटेन बनाए। पेंटेन मैं आपको यूं भी समझाऊंगा, पेंटेन फार्मूला C5H12 पेंटेन। अच्छा फर्क है, दिस वन इज एन पेंटेन स्ट्रेट चेन, दिस इज एन पेंटेन स्ट्रेट चेन, दिस वन इज आइसोपेंटेन, एक ब्रांच आ गई, दिस इज न्यू पेंटेन, एक ये 2 ब्रांचेस आ गई। अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती जा रही है। अब जितनी ब्रांचेस ज्यादा होगी उतनी शेप ग्लोबुलर होती जाएगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी, सरफेस एरिया कम होता रहेगा। ये इस तरह, ये तो यूं आ गया ना, ये यूं ये। अब इसमें थोड़ा सा ना ये इस तरह आ गया, ये ग्लोबुलर सा, और ये तो बिल्कुल सर्कल हो गया। मतलब जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होती है उतना मॉलिक्यूल ज्यादा गुलाई में, और जितनी वो टेट्राहेड्रल शेप आती है ना, और जितनी वो ज्यादा गुलाई में चलता जाएगा, इसका मतलब उतना सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होता गया, मॉलिक्यूल एक ये एक नीचे, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस बढ़ता गया, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती गई और बॉइलिंग पॉइंट कम होता गया। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट वन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन ये जो मेरी बात है ना, ये आपने आइसोमेरिक अल्केन की बात करनी, ऐसे अल्केन जिनका मोलेक्युलर जो आपस में आइसोमर्स होते हैं। ये मैंने गुफ्तगू आपसे क्या की है, फिजिकल कांस्टेंट्स की। डेंसिटी में भी ऐसी बात कर लो, मोलेकुलर मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है, और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एक बात याद रखना, एक छोटी सी बात, ये जो अल्केन्स होते हैं ना, इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। अगर आप मीथेन को लो ना, मैं यहीं पे अकोमोडेट करूंगा, ये जो मीथेन है ना CH4 की डेंसिटी होती है 0.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी होती है। वाटर की डेंसिटी कितनी, 1, तो ये 1 से बिल्कुल कम है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ती जाती है डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी अब C30 ले लो, C30H62, अब इसमें 30 कार्बन, इसकी डेंसिटी कितनी है, 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओहो, इतने ज्यादा, इतनी बड़ी चेन होने के बावजूद डेंसिटी अभी भी पानी से कम है। इसका मतलब है अल्केन्स की डेंसिटी पानी से कम होती है। जिस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी कितनी बताइए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। व्हाई अल्केन्स फ्लोट्स ऑन वाटर, दो बातें, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड देयर डेंसिटी इज मच लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये मैंने अब ना, इसी में ही ना मैंने बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट, I'm now going to study the melting point. When I say the melting point, now the substance is in the form of solid state. यहां और वजह है, वहां और वजह है। अब जरा मेल्टिंग पॉइंट पे हैं। स्टूडेंट, अब हम ना मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। मैंने पहली बात की कि when I say the melting point, this physical term is used for solid. अब आपने अल्केन्स को सॉलिड स्टेट में लेना है। जब मेल्टिंग पॉइंट आता है ना, मेल्टिंग पॉइंट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर और होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर और होते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना। पहले मेरी बात सुने, मोलेकुलर मास बढ़ता है अल्केन का, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बट दिस इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। ये पहले ये बात कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स increase with molecular mass, यानी मोलेकुलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बट इट इज नॉट रेगुलर, बट नॉट रेगुलर। क्या मतलब, इसका क्या मतलब, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना, तो वो तो रेगुलरली बढ़ता है, यानी कार्बन की तादाद 1 बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 20 to 30 बढ़ गया, तकरीबन रफली बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें आमतौर पर, मैं एक्सेप्शन बहुत ज्यादा यहां पे, आमतौर पर जो इवन नंबर कार्बन वाले होते हैं ना अल्केन, उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड वालों से ज्यादा होता है। ये मेरी बात सुन, और ये मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जाकर इसको बड़ी डायग्राम के जरिए आपको समझाऊं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वो अल्केन जिसमें कार्बन जो है वो इवन है, इवन से मुराद 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसको इवन कहते हैं। तो वो अल्केन जिनमें कार्बन इवन है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उन कार्बन से जिनमें एटम की तादाद ऑड है, ODD ऑड। तो इवन नंबर कार्बन उनमें, वजह यह है कि जिनमें इवन होता है ना, उनमें कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, कॉम्पैक्ट पैकिंग, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर क्लोजली पैकिंग हो जाती है और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और जिसमें ऑड नंबर होते हैं उनमें लूज पैकिंग होती है, लूज, जिसकी वजह से अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हो पाती। ये सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में पैकिंग जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है मेल्टिंग पॉइंट का। सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम, वो पैकिंग जो है वो वाइटल रोल। अब जरा एक बड़ी खूबसूरत सी बात, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने कहा जो स्टेट चेन है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, ब्रांचिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ब्रांचिंग ऑफ अल्केन,
of alkanes is directly proportional to melting point और inversely proportional to boiling point. ब्रांचिंग देखो, फायदा देखो इसका, ये आपके पास है सिंगल ब्रांच, मेल्टिंग पॉइंट -154, डबल ब्रांचिंग, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, ये -154 से -135 ज्यादा है, और ब्रांचिंग आ गई और बढ़ गया। तो इसका मतलब है जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होती जाएगी उतना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो भी साथ शामिल कर लो, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। आप कहेंगे सर क्यों का जवाब मैं दे चुका हूं। जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होती जाती है ना, उतनी शेप मॉलिक्यूल की स्फेरिकल होती जाती है, स्फेरिकल। ये जो स्फेयर होते हैं ना, उनको जब आप पैक करेंगे ना स्फेयर में पैकिंग क्लोज होती है। ये मेटल्स में स्फेरिकल पैकिंग जो है वो क्लोज कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, और जब बीच में ब्रांचेस आ जाती हैं, ब्रांचिंग की वजह से उनमें डिस्टेंस बढ़ता है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो पैकिंग कॉम्पैक्ट क्लोज नहीं हो पाती। ये बात आपने ध्यान में स्टूडेंट। अच्छा, ये तो मैंने इनका मेल्टिंग पॉइंट लिखा ना, अगर आप इनका बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 58 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ये ज़हन रखना। रिएक्टिविटी, यहां पे हमारी बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स। यहां से मैं आगाज करता हूं। अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स, FINS, पैराफिन्स, डबल F होगा। ये दो अल्फाज से निकला है। एक लफ्ज है पैरम, PARUM, पैरम, और एक है अफिन्स, AFFINIS, अफिन्स। पैरम का मतलब होता है लिटल, थोड़ी सी, कम, लिटल, और अफिन्स मीन अफिनिटी। मैं यहां रिएक्टिविटी कहूंगा, रिएक्टिविटी। तो पैराफिन्स मीन FINS, पैराफिन्स मीन लिटल रिएक्टिविटी या अफिनिटी, कशश। मैं कहूंगा लेस रिएक्टिविटी। खूबसूरत एक और लफ्ज हम ले लेते हैं, इनर्टनेस। तो वाई अल्केन्स आर पैराफिन्स? बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना, ये जो रिएक्टिविटी के लिहाज से ना, जो लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और उसी मैं सब की बात कर रहा हूं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो ऐसी क्लासेस हैं जो बहुत कम रिएक्टिव है, दो ऐसी क्लासेस। एक हमारे पास है नंबर 1 पे अल्केन्स, और नंबर 2 पे हमारे पास है ईथर्स। ये दोनों जो क्लासेस है, ये बहुत कम रिएक्टिव हैं। अभी तो मैं तमहीर बांध रहा हूं ना। अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव हैं। पैराफिन का मतलब ही लीस्ट रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिविटी है। और मैंने कहा कि दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, एक अल्केन्स हैं और दूसरे ईथर्स हैं। अगली बात, अगर आप ना नॉर्मल कंडीशन पे बात करो, नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट आप इस्तेमाल नहीं करते। दीज आर द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पर अल्केन्स आर इनर्ट टुवर्ड्स, अल्केन्स आर इनर्ट मीन रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, नॉर्मल कंडीशन। हां, अगर सूटेबल कंडीशन हो, मैं अगली बात कर रहा हूं, क्या बता, अगर सूटेबल कंडीशन हो, मैंने यहीं पे लिखना था यहां पे सूटेबल कंडीशंस। अगर कंडीशन मुवाफक हो, मुनासिब हो, यानी आप ना टेम्परेचर बढ़ा दो, आप प्रेशर बढ़ा दो, आप कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लो, कैटालिटिक कंडीशन कह लो, तो फिर ये फिर रिएक्ट कर जाते हैं। और ये दो किस्म के रिएक्शन देते हैं, याद रखना, दो किस्म के। सूटेबल कंडीशन पर ये दो किस्म के रिएक्शन देंगे, दो किस्म के।
एक हम कहेंगे नंबर 1 पे इनके सब्स्टिट्यूशन, बल्कि मैं लिख देता हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल यानी एक तो देते हैं ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने पहले भी आपसे बात की थी, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड होता है वो सब्स्टिट्यूशन देता है, जो अनसैचुरेटेड होता है वो एडिशन देता है। अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते बिकॉज ऑफ देयर सैचुरेटेड नेचर। ये सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कई किस्म के होते हैं। ये कौन से सब्स्टिट्यूशन देते हैं? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ये बात ध्यान में, ये एंटी टेस्ट है। ये जो मैंने अब सेंटेंस बोला ना कि अल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन से हैं जिनसे उनकी पहचान होती है, और वो क्या है? दे आर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्डिहाइड और कीटोन इस साल पूछा गया एमडी कैट में। अल्डिहाइड और कीटोन इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन से? वहां जाके हम पढ़ेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्केन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन से हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसके साथ ही साथ ना ये कुछ और भी देते हैं, यानी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये भी हमें देते हैं। कंबस्टन रिएक्शन वो भी शामिल होते हैं। तो हम ना इनके 4 किस्म के रिएक्शंस पढ़ेंगे। दोबारा एक तरफा हो। Why alkanes are inert? यानी I want to discuss the inertness of alkanes. हमने कहा ना कि अल्केन जो है ये पैराफिन है, या दूसरी बात why alkanes are पैराफिन्स। अल्केन्स पैराफिन क्यों है? लेस रिएक्टिव क्यों है? इनर्ट क्यों है? वो कहता है 2 सिंपल सी बात है, आसान सा पॉइंट। नंबर वन पहली बात, नॉन पोलर नेचर। अच्छा, इसका मतलब है अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा वो रिएक्टिव होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो इनर्ट होगा। मैं ना ये जो आप रिलेशन लिखने लगा हूं, ये बड़ा महदूद इसकी यूटिलाइजेशन है। मैं क्या कहा? मैं कहूंगा पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितना कोई मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये ना इस रिलेशन की यूटिलाइजेशन बहुत महदूद है, कहीं पे हम इससे डेविएट भी करेंगे। बहरहाल सुनो, नॉन पोलर नेचर। अब अल्केन में 2 किस्म के बॉन्ड हैं। अल्केन में एक तो बेटा जी अल्केन में बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन आप पढ़ते हैं ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और दूसरे अल्केन में जो बॉन्ड्स है ना, कार्बन कार्बन के साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी। तो 2 किस्म के बॉन्ड्स अल्केन में पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। साफ जरा अगर आप देखना चाहते हैं क्या ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं, आप इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये कार्बन 2.5, अगर ये sp3 और इसमें sp3 होता है, ये भी 2.5, इसका मतलब है दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0। तो दिस इज प्योर नॉन पोलर बॉन्ड। ये नॉन पोलर बॉन्ड है। दूसरी तरफ अब इसमें देखो कार्बन 2.5, ये कार्बन जब sp3 होता है ना, जब कार्बन sp3 होता है कार्बन, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.5 होती है। ये ज़हन में रखना। इसका मैंने एक और भी आपको हिंट दिया, इसका मतलब है अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होगी। यस, चेंज होगी, वो आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, बहरहाल ये मैंने बात की है। अब कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन 2.1, डिफरेंस लो 2.5 माइनस 2.1, डिफरेंस 0.4, ये 0.4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ गया? 0.4। अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओ, आज ये चेक करो कि 2 एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर? तो वो कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना, हम कहते हैं 0.4, कहते हैं नॉन पोलर। क्यों? वो कहते हैं ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना 0.4, ये इतना ज्यादा नहीं है। दिस इज नॉट एप्रिशिएबल डिफरेंस। एप्रिशिएबल, अब ये लफ्ज याद रखना, एप्रिशिएबल, ये कोई एप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं है। ये इतना डिफरेंस नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन जो है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ही खींच ले। नो नो नो, अगर 2 एटम के दरमियान
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.00 से 0.4 तक होगा तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर इसका मतलब है ये बॉन्ड भी नॉन पोलर, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नॉन पोलर, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एप्रिशिएबल नहीं है। ये इतना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ना इतना नहीं है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के दरमियान रहेंगे एंड दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर। अब बात सुनना, जब कोई रिएक्शन होता है ना तो जो आयनिक रिएजेंट होता है, आयनिक रिएजेंट वो आयनिक रिएजेंट जो है वो कोई एसिड भी हो सकता है, जैसे HCl है, H2SO4, HNO3, वो कोई अल्कली भी हो सकती है जैसे NaOH वगैरह, KOH वगैरह, वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह भी हो सकता है। अब ये जो आयनिक रिएजेंट जो आयंस की फॉर्म में पाया जाता है, जो कैटाइन एनायन की, अब आयनिक रिएजेंट ने इस पे अटैक करना होता है। अब आयनिक रिएजेंट कहां अटैक करेगा? जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जहां पे पोलैरिटी होगी। अब इसमें तो पोलैरिटी है ही नहीं, ये तो नॉन पोलर है। इसका मतलब है ये जो आयनिक रिएजेंट है यानी एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इनके साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाते ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर। दूसरी बात, नंबर 2, दूसरा जो है ना मेन फैक्टर, वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा हजूरे वाला कि इसमें जो बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड ले लो, कार्बन कार्बन बॉन्ड ले लो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले लो, ये जो अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल। अब सिंगल बॉन्ड जब भी होता है ना तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है। एंड यू नो दैट सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत मजबूत होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो इस बॉन्ड को बना रहे हैं, वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान ही रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं जाते, स्ट्रॉन्ग यहां टाइटली यहीं पे रहते हैं और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। जिस रिएक्टेंट में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो स्टेबल रिएक्टेंट होगा। जिस सब्सटेंस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे वो स्टेबल होगा और जो स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब ये स्टेबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। ना तो कोई ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते अल्केन, ना किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, और ना कोई न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक कर सकते। ये वो बातें हैं जो बताती हैं कि व्हाई अल्केन्स आर पैराफिन्स, व्हाट इज द रीजन ऑफ इनर्टनेस ऑफ अल्केन्स। ये दो हेडिंग आपको आने चाहिए स्टूडेंट। ये मैंने अभी आपको समझाया रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अब हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स की तरफ। स्टूडेंट, रिएक्शंस ऑफ अल्केन, मैं आपको अल्केन के ना 4 रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। याद कर लो कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, रट्टा लगा लो, ये 4 रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कंबस्टन। कंबस्टन जलना, उर्दू में कहते हैं अमले एहतराक। कंबस्टन मैं मानी बताता हूं आपको। बर्निंग ऑफ, जो बुक में लिखा है ना, मैं जो भी लिखा है, बर्निंग ऑफ एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ अल्कीन, बर्निंग जलना अमले एहतराक, बर्निंग ऑफ अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, इन ऑक्सीजन में कह रहा हूं, अब मेरे पास जगह नहीं है ना प्रेजेंस लिखने का, तो बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंबस्टन। अच्छा, वैसे ना कंबस्टन के जो आम तौर पर मैं समझाता हूं, मैं एक्सेप्शन, केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी पड़ी है ना, थक जाते हैं एक्सेप्शन समझा के। आमतौर पर कंबस्टन मैं क्या बताता हूं, मैं कहता हूं बेटा जी कंबस्टन वो होता है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन में जले, ये पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी द ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड द कंबस्टन प्रोसेस। क्या कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जले और एक प्रोडक्ट क्या हो, एक प्रोडक्ट जो है ना जितने मर्जी और बने, एक कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगर कोई रिएक्शन ये 2 कंडीशन पूरी करता है ना, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन। लेकिन ये जो मैंने 2 बातें बताई है ना, इसमें कई जगहों पे जाके थोड़ा सा इख्तलाफ भी आता है। बहरहाल आप उस इख्तलाफ को जरा साइड करके आप सिर्फ यही समझिए
एक तो ये बात आ गई। तो बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड द कंबस्शन। कंबस्शन, एक बात याद रखना, ये जो अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स ये यूज होते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूं, ये बतौर यूज होता है फ्यूल। ये फ्यूल आप कहेंगे सर कैसे, फ्यूल कैसे? सीएनजी इस्तेमाल नहीं करते, एनजी इस्तेमाल नहीं करते, एलएनजी नहीं करते, पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करते, कैरोसिन ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, गैसोलीन ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, ये सारे के सारे क्या है? अल्केन्स। दे आर यूज्ड एज फ्यूल, बतौर ईंधन, जलने के अमल में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, किसी चीजों को, इसके नॉन पोलर है ना, तो जो लिक्विड अल्केन्स है, लिक्विड, वो बतौर सॉल्वेंट। और दे आर आल्सो यूज्ड, एक और भी इनका काम है, वो भला क्या है? फ्यूल के तौर पर, सॉल्वेंट के तौर पर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लुब्रिकेंट। दे आर आल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट। आप कहेंगे सर लुब्रिकेंट कैसे? आपका हर सवाल पे, हर बात पे सवाल होता है ना, तो दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। कहां पे? वो जो ग्रीसेस पड़ा, लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ा, तो वो बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनके मेन यूजेस है। मैं इसमें इसको करूंगा और इसको मैं कंबस्टन से कोरिलेट कर रहा हूं। एक तो ये बात आ गई। अब मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन मीथेन को ले लो, मीथेन CH4 प्लस, ये गैस है, प्लस 2O2, मुझे तो ये बड़ा ही रटा हुआ है। आफ्टर रिएक्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O प्लस बड़ी इंपॉर्टेंट है, 891 किलो जाउल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन। आप अब जरा बातें सुनना, क्या है, क्या ये कंबस्शन है? क्या दोनों कंडीशन पूरी हो रही है? यस। ऑक्सीजन की मौजूदगी में एक सब्सटेंस जल रहा है और प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, लिहाजा ये कंबस्शन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन। दूसरी बात, हीट प्रोड्यूस होती है, 891 किलो जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी तो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कुछ ना, अब एंटीटेस्ट में टच दे लो। एक तो ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो याद रखना, ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। क्या बोला? ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। और एक और चीज, अगर आप इसका मैकेनिज्म, मैं मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, इट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, ये दो बातें। एक और बात जो है बड़ी खूबसूरत है बेटा जी, अगर आप स्टैचियोमेट्रिकली देखिए, स्टैचियोमेट्रिकली 1 मोल मीथेन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टैचियोमेट्रिकली मैंने क्या कहा? 1 मोल मीथेन है तो इसके साथ 2 मोल क्या होती है? ऑक्सीजन। अच्छा, अगर 2 मोल मीथेन हो तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 4 मोल। अगर 3 मोल मीथेन हो तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 6 मोल फॉर इट्स कंप्लीट कंबस्शन। ये कुछ अच्छा, एक और पॉइंट आ गया। ये तो हो गया मीथेन। जब मीथेन की कंबस्शन होती है इतनी हीट निकलती है, 891। मीथेन की कंबस्शन से 891 बहुत ज्यादा हीट है। अगर मैं मीथेन की बजाय ईथेन ले लूं, C2H6, ये ईथेन है, अगर मैं कहूं कि इसकी हीट ऑफ कंबस्शन कितनी, तो वो कहते हैं इसके लिए 1561 किलो जूल पर मोल। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात। और अगर मैं प्रोपेन ले लूं, C3H8, तो अब वो कहते हैं रफली 2000 किलो जूल पर मोल। अच्छा जी, ये तो उससे भी बढ़ गई। और अगर मैं कार्बन और बढ़ा दूं, मैं C6H14 हेक्सेन ले लेता हूं, इसके लिए वो कहते हैं 4165 किलो जूल पर मोल। ये एक और बात आपको मैंने, ये बातें क्या बता रही? ये बता रही हैं, एक कार्बन 891, 2 कार्बन 15, उससे तकरीबन डबल हो गया, डबल। ये 3 कार्बन और बढ़ गई, 4 कार्बन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अल्केन में कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है, वो 891, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। क्या कहा? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन के दौरान, हीट ऑफ कंबस्शन की बात कर रहा हूं, हीट ऑफ कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेकुलर मैस कह लो, मोलेकुलर मैस या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इस पे डिपेंड। और एक और बात याद रखना,
जितनी हीट ऑफ कंबस्टन बढ़ती जा रही है ना, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बहरहाल ए स्टेबिलिटी कम होती है। एक तो ये नुक्ता आपके सामने है, ये बात। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, इसकी कहीं एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस से पहले एक नुक्ता समझना बेटा जी, देखो दिस इज द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। घरों में, किचन के अंदर जब आप खाना बनाते हैं वहां भी ये रिएक्शन हो रहा है। अगर गाड़ी के अंदर आप सीएनजी इस्तेमाल करें वहां भी ये रिएक्शन होता है। और अगर आप कार्बन एटम और बढ़ाते जाओ, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, तो वो भी इंटरनल कंबस्टन में। लेकिन एक बात याद रखना, एक्सोथर्मिक है, लेकिन जब तक आप यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब तक आप यहां पे फ्लेम नहीं लेंगे, स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक ये रिएक्शन शुरू नहीं होता। जब तक आप किचन के अंदर मैच बॉक्स से जब तक उसको आग नहीं लगाएंगे, गैस नहीं जलेगी। तो इसका मतलब है, although this is the exothermic reaction, but you have to start it। इसको आप, और ये कहां यूटिलाइज, कहां पे हो रहा है? ये यूटिलाइज हो रहा है इन इंटरनल कंबस्टन इंजन। और वहां पे ये जो अल्केन्स हैं, दे आर यूज्ड एज फ्यूल के तौर पर। ये मेरी पहली गुफ्तगू हो गई, ये मेरी पहली बात होगी। नंबर 2, दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं नंबर 2 पे, वो है ऑक्सीडेशन। क्या मैंने बोला? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बहुत सारे मानी हैं, बहुत सारे मानी। ये भी ऑक्सीडेशन है, ये जो ऊपर लिखा, कंबस्टन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या, मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। एक और बात, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ, यहां पे तो कार्बन है ना, तो यहां मैं कार्बन को लूंगा, ऑफ कार्बन। मैं कार्बन को यहां सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। ये 2 काम जो है ना, ये ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। अब 2 किस्म के ऑक्सीडेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर वन इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। हमारी बुक ये कहती, तो मैंने लिख दिया इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक ये, अब सुनना, मैं बोला क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं CH4, यहां मैं 3 लिख देता हूं, 3। अच्छा, मुझे एक बात तो बताना, कुछ देर के लिए मैंने पहले आपसे कहा, एक बात की जरा सुनना। मैंने कहा था अगर 1 मोल मीथेन लेंगे तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2 मोल। ये 1 मोल है तो 2 मोल। अगर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल मीथेन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन यूज होगा, दिस इज द कंबस्टन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं जो कह रहा हूं। 1 मोल में मीथेन 2 मोल। अच्छा, अगर मैं 2 मोल मीथेन लू, 2 मोल, अगर मैं 2 मोल मीथेन लू, वो कहते सर 4 मोल ऑक्सीजन होगा। अगर मैं 3 मोल मीथेन लू, तो बताओ ऑक्सीजन कितना यूज होगा 3 मोल मीथेन के साथ? आप कहते हैं सर इसमें कौन सी मुश्किल बात है? अगर आप 3 मोल मीथेन लेते हैं तो उसके साथ 6 मोल ऑक्सीजन यूज होगा। 6, तो मैं कितना यूज कर रहा हूं? 4। आप कहेंगे सर आप गलत कर रहे हैं, 1 के साथ 2 तो डबल हो गया ना, डबल, तो 3 के साथ 6 होना चाहिए, 6 मोल। अगर मैं यहां 6 मोल ऑक्सीजन लिखूं, 6 O2 लिखूं, तो फिर मेरे तो पास कार्बन डाइऑक्साइड वही बनेगा। लेकिन मैंने ऑक्सीजन कम ली, 6 मोल लेनी थी, मैंने 4 मोल ली, कम ली। इसे कहते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मैंने ऑक्सीजन को कम लिया। अब फिर ये नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा? अब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, अब आपके पास कार्बन ब्लैक बनेगा, आपके पास वाटर बनेगा। ये चीजें बनेंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो मोल, ये कार्बन ब्लैक है, कार्बन ब्लैक। इससे बहुत सारी चीजें बनती है। ये जो टायर हैं वो इससे बनते हैं, ये जो इंक है ये इससे बनते, और भी इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ये कार्बन ब्लैक बना, और साथ आपके पास वाटर बना, वाटर। तो ये आपके 4 3 12, ये 6 आपके पास आ जाएगा, और ये 2 1 3 अब ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब है ये क्या है? दिस इज द इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकंप्लीट। तो यहां 6 के बजाय 4 आ गया। अच्छा, ये ना मैंने तो ये लिख दिया ना, कुछ बुक्स में भला क्या लिखा होता है कि अगर आप अबंडेंट सप्लाई, दिस इज द अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बेतहाशा, तो वो बनेगा। अगर आप लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे
तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। अगर आप लीस्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो कार्बन ब्लैक और वाटर बनेगा। दोबारा अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कुछ बुक्स में लिखा है ना, मैं उसका भी हवाला दे रहा हूं, कुछ बुक्स में लिखा है जो आप लोगों के प्रोविंस से होते हैं। अबंडेंट सप्लाई में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा। लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। और लीस्ट सप्लाई, बहुत कम, तो फिर आपके पास कार्बन और वाटर बनेगा। स्टूडेंट, ये आपके पास है इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट, अब आए आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की तरफ। मैं यहीं पे लिखूंगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। पहले है इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन के बेसिक मीनिंग्स है ना, वो भी ज़हन में रखना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। मैं कार्बन में बार बार कह रहा हूं, कार्बन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। अब यहां पे ना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में दो तीन पहली बातें। पहली बात, मैं ना यहां गुफ्तगू करूंगा लोअर अल्केन्स की। लोअर अल्केन्स, व्हेन आई से द लोअर अल्केन्स आई मीन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सिर्फ यहां तक, इससे आगे नहीं। पहले चार मेंबर अल्केन फैमिली के, इन्हें खास तौर पर मीथेन और एथेन। तो मैं लोअर अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करूंगा, पहली मेरी बात। दूसरा, मैं यहां कॉपर को बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करूंगा और मैं नेसेंट ऑक्सीजन लूंगा। बाद बुक्स में मोलेकुलर ऑक्सीजन भी लिखा है, ठीक है, ठीक है। मैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूंगा। टेम्परेचर में लूंगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर में लूंगा 200 एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं लोअर अल्केन्स इनकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाऊं, कैटालिटिक इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट हियर इज कॉपर, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन। और इस कंडीशन पर तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास अल्कोहल बनेगा, मेरे पास अल्डिहाइड बनेगा, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से। कैसे? देखो, ये मेरे पास है मीथेन CH4, मीथेन CH4, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, द लोअर अल्केन्स। जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना, कब, और यहां कंडीशन आप लिखो, आप लिखोगे कॉपर और यहां लिखोगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहां लिखोगे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा मीथाइल अल्कोहल CH3OH। पहली बात, ये पहली बात। अब इसी मिथाइल अल्कोहल को ले लिया CH3OH। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, सेम सेट ऑफ कंडीशन, कोई चेंज नहीं। कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। अब क्या बनेगा? अब आपके पास बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, HHCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड और साथ आपके पास वाटर बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा। ये दूसरी बात आ गई। अब तीसरी बात, आप इसी फॉर्मेल्डिहाइड को लो, क्या लिया मैंने? HCHO प्लस मजीद ऑक्सीडेशन, और ये आपके पास बनेगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड वी विल हैव HCOOH, दैट इज द फॉर्मिक एसिड। और एट द एंड फॉर्मिक एसिड ले लो, HCOOH, and we have nascent oxidation, same set of condition, copper 400 degree centigrade temperature and 200 atmospheric pressure, and you will have ये CO2 और H2O, CO2 and H2O, this one is the catalytic oxidation। ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं कुछ बातें भी करना चाहता हूं। पहली बात, ये था मीथेन से ये बना मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, मैं आयोपिक नेम ना लिख दूं, इसे हम कहते हैं मेथानोल, मेथानोल या मिथाइल अल्कोहल। ये मेथानोल लिया, ये बना, दो इसके नाम हैं। एक तो आप इसे कह लो मेथानल, और दूसरा इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट मीथेन इनटू फॉर्मेल्डिहाइड?
आप मीथेन को फॉर्मेल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आंसर में आपने ये दोनों इक्वेशन लिख देनी। अब ये क्या है? इसके भी दो नाम है, इसको मेथानोइक एसिड भी कहते हैं, मेथानोइक एसिड, और इसका एक और नाम भी है, इसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये दो नाम है। हाउ वुड यू कन्वर्ट मीथेन इनटू फॉर्मिक एसिड? मीथेन को फॉर्मिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये तीनों रिएक्शन लिख दो आपका आंसर, और एट द एंड अल्टीमेटली आपके पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये बनता है। एक तो इनको याद करना है। अच्छा, ये तो मैंने लिया मीथेन को। अगर मैं मीथेन की बजाय इथेन ले लूं, इथेन की ऑक्सीडेशन से इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एथानोइक एसिड बनेगा, एसेटल्डिहाइड बनेगा, एसेटल्डिहाइड उसकी ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनेगा, एथानोइक एसिड, और उससे अल्टीमेटली वो बनेगा। आप ये ले लो, प्रोपेन ले लो, यहां पे प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपानल, प्रोपानोइक एसिड और एनपो बनेगा। लेकिन ये बात आपने, एक तो ये बात आ गई। अब आप कहेंगे सर इस सारी कहानी में जो आपने समझाई, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, क्या कोई ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट भी मिलता है? यस। देखो मीथेन में बताओ कितने CH4, मीथेन में कितने ऑक्सीजन है? कोई भी नहीं। लेकिन इसके बाद जो मिथाइल अल्कोहल बना, मिथानोल बना, इसमें ऑक्सीजन कितने? एक। इसका मतलब है हमने इसमें एक ऑक्सीजन ऐड किया। अब आओ इसमें हाइड्रोजन गिनो, 3 और 1 4, इसमें हाइड्रोजन कितने? 1 और 1 2, हाइड्रोजन कम हुए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बोथ आर द ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है इस केस में जो ऑक्सीडेशन है दैट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन 3 और 1 4, जो प्रोडक्ट बना उसमें हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कम हो गया। अच्छा, इसमें ये आ गया आपके पास, इसमें ऑक्सीजन कितने? 1, और इसमें ऑक्सीजन कितने? 2, एक ऑक्सीजन का इजाफा। यहां ऑक्सीजन का इजाफा हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए, यहां हाइड्रोजन कम हुआ, यहां ऑक्सीजन कम हुआ। इसका मतलब क्या है? या ऑक्सीजन की इंक्रीज हो या हाइड्रोजन कम हो, बोथ आर ऑक्सीडेशन। इस पे भी होना ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। जरा खूबसूरत बात, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है। आप कहेंगे सर कैसे? ये देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, +1 +1 +1 +1, तो +1 चारों जमा करो, +4 हो गया। कार्बन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा? -4, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? -4। मीथेन में कार्बन -4, इसमें चले जाओ, इसमें कार्बन जो होगा वो -2 होगा। जैसे मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, वहां भी कर लो। अच्छा, आप -4 से -2 में, -4 से -2 में ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा, -4 छोटा, -2 बड़ा। इसके बाद ये तो वही हो गया ना, -2 हो गया। अब इधर आप जाओगे तो ये इसमें 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसमें जाओ, ये 0 है, और इसमें जाओगे तो ये आपके पास +2 हो जाएगा। ये +2 है तो इसमें जाके ये क्या हो जाएगा? +4। तो अब भला क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आप -4 से -2, इससे 0 से +2, और फिर +2 से आप +4, ये सारे का सारा क्या हो रहा है? दिस इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।